साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 12 मई और दिन मंगलवार है। हमने अब तक कोर्ट के 2 पार्ट्स पूरे किए हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने कोर्ट का सामान्य परिचय दिया था और दूसरे पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र स्तर पर या भारत के स्तर पर सर्वोच्च संस्था है, वहीं किसी राज्य के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर उच्च न्यायालय है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट्स की। जब मैं न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो बना रहा था, तब मेरे मस्तिष्क में आया कि क्यों ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कंपैरेटिव करके बना दूं। लेकिन कुछ दिक्कतें महसूस हुई और मैंने जब थोड़ा सा तैयार किया भी था, उसको मैंने फिर डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि इन दोनों के ऊपर अलग अलग विस्तृत रूप से बात की जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय, यह संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 का शीर्षक है राज्यों के उच्च न्यायालय, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 214 से 232 तक शामिल हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को कंबाइन करके बनाने का प्रयत्न कर रहा था। तो इसमें निहित है कि कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो उच्च न्यायालय में भी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी हैं, और कुछ मामलों में यह विशिष्ट है। अब हम आते हैं उच्च न्यायालय का गठन। तो इसके लिए हम अनुच्छेद 216 पर निगाह डालेंगे। आर्टिकल 216 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। आर्टिकल 216 के साथ में हम आर्टिकल 224 को भी जोड़कर पढ़ेंगे। आर्टिकल 224 कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इसका मतलब यह है, इन दोनों को पढ़ने से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो ये था उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा। अगला देखते हैं न्यायाधीशों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। तो पहली अर्हता वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है, भारत का नागरिक हो। और दूसरी अर्हता है वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो ये 2 शर्तें हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों की पदावधि कितनी होगी, टेन्योर ऑफ जजेस।
तो जैसे कि हमने लैंग्वेज पढ़ी थी आर्टिकल्स 216 की, तो उससे हमें ये पता नहीं चलता कि इसका कार्यकाल कितना होगा। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। आर्टिकल 217 में सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि संविधान में इसके लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं बताई गई है, एक अधिकतम आयु बता दी है 62 वर्ष। ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट में यही उम्र 65 वर्ष है। अब आते हैं पद की रिक्ति अर्थात वैकेंसी ऑफ ऑफिस। तो जैसे कि इसके लिए 4 तरीके निर्धारित किए गए हैं। पहला यही है कि वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही सेवानिवृत्त हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि वह स्वेच्छा से राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद से मुक्त हो सकता है। इसके लिए 2 कंडीशन है। मान लीजिए कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने डिसाइड किया कि मुझे इस्तीफा देना है और उसने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, तो अब उसके बाद वह चाहे तो भी त्यागपत्र को वापस नहीं ले सकता, उसे अपने पद से मुक्ति लेनी ही होगी। दूसरा इसमें यही पहलू होता है कि उसने मान लीजिए कि भविष्य की डेट का इस्तीफा दिया है कि जैसे आज है 12 मई, उसने कहा कि मैं 30 मई को अपना पद छोड़ दूंगा। तो इस बीच में 12 से लेकर 30 मई तक यदि उसका विचार बदलता है तो वह वापस ले सकता है अपना इस्तीफा। तो इस तरीके से ये कंडीशन है एक। साथ ही यदि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर दिया जाता है तो भी उस न्यायालय से उसका पद रिक्त हो जाता है। और चौथा तरीका है कि जो यदि किसी न्यायाधीश पर कोई कदाचार या असमर्थता साबित हो जाती है या उसे दोषी पाया जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत उसे हम हटा सकते हैं। तो यह है उसको न्यायाधीश के पद की रिक्ति के बारे में। अगर हम देखें तो अब तक 2 बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयास किया गया है, लेकिन दोनों ही बार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले या पूरी होने से पहले उन दोनों न्यायाधीशों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अगला आते हैं, वह है शपथ या प्रतिज्ञान। तो जो शपथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लेते हैं वही शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी है। अब आते हैं वेतन भत्ते। तो संसद को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करे, अर्थात इसका राइट भी दिया हुआ है संसद को। अगला देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश किसी कारण पद पर ना हो, तो उत्तर प्रदेश के ही किसी अन्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ हम का अर्थ राष्ट्रपति से है। राष्ट्रपति क्या करेगा कि किसी अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देगा। और इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तथा नए मुख्य न्यायाधीश का चयन, नियुक्ति या पद स्थापन ना हुआ हो,
यदि मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या फिर मुख्य न्यायाधीश किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो अगर ये कंडीशंस होंगी तो हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अगला है अतिरिक्त तथा कार्यवाहक न्यायाधीश। ध्यान रहे, यह कार्यवाहक न्यायाधीश है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नहीं। मान लीजिए कि किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य में अतिशय वृद्धि हो गई है या बहुत ज़्यादा कार्य बकाया है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, तो वह ऐसे व्यक्तियों को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता होगा उसे उन्हें नियुक्त कर सकता है। ध्यान रहे कि ऐसी नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्षों के लिए हो सकती हैं, किंतु किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता है। जो 62 वर्ष की आयु दी हुई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु, उससे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं हो सकता है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिताएं व न्यायाधीश महत्वपूर्ण हैं, तो वहीं उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं व शक्तियां महत्वपूर्ण है। और इन सब में एक बात खास यही है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं प्राय वही हैं जो उच्चतर न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की है, और दोनों में कुछ अंतर भी है। जैसे उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिताओं का प्रयोग राज्य के भीतर कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे देश पर है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के पास देश के संघीय ढांचे से जुड़े मामलों पर अधिकारिता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पास यह एक विशिष्ट अधिकारिता मौजूद है। तो चलिए इसकी जो अधिकारिता हैं और शक्तियां हैं उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहली है मूल अधिकारिता, अर्थात नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा विषय उपस्थित है जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है, तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। साथ ही संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले। तो ये कुछ मूल अधिकारिताएं थीं। अगली है रिट अधिकारिता, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 32 के माध्यम से प्राप्त है, वहीं हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 के माध्यम से यह अधिकारिता दी गई है। अर्थात इसके तहत उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी भी प्राधिकारी को ऐसी रिटें, आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। अब आप यहाँ महसूस करेंगे कि उच्च न्यायालय की इस रिट अधिकारिता में सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 32 में कहा गया था कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए वह रिट जारी कर सकता है, और जबकि उच्च न्यायालय के लिए कहा गया है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य किसी प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हो तो वह रिट जारी कर सकता है। तो जो अन्य किसी प्रयोजन शब्द जोड़ा गया है वह उच्च न्यायालय की शक्ति का विस्तार है, या हम यह कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय कर सकता है। लेकिन मूल अधिकारों के प्रवर्तन में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिताएं समान हैं।
यदि कोई नागरिक चाहे तो उच्च न्यायालय भी जा सकता है, उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है यदि उसे अपने मूल अधिकारों का संरक्षण करना हो तो, और दोनों का प्रभाव ही समान है। अगला है अपीलीय अधिकारिता। उच्च न्यायालय मूलतः अपीलीय न्यायालय ही है जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलों को सुनता है। इसी में एक विशिष्टता इस प्रकार की है कि यदि कोई सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने की घोषणा करता है तो वह व्यक्ति चाहे या ना चाहे उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना उसे यह दंड नहीं दिया जा सकता। इसका अर्थ यही है कि यदि मृत्युदंड जैसी सजा देनी हो तो व्यक्ति या तो उच्च न्यायालय ही इसका फैसला करेगा या उच्चतम न्यायालय। अगली है अधीक्षण संबंधी अधिकारिता। इसका अर्थ है कि मान लीजिए वकील मनमाने ढंग से आपसे पैसा वसूल कर रहे हैं, तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है कि वकीलों, लिपिकों और इनको जो मिलने वाली फीस होती है इनकी सारणी को निर्धारित कर दे, एक चार्ट इनका बना दे। ऐसे ही न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्रारूप बना सकता है। अधीक्षण संबंधी अधिकारिता के अंतर्गत एक और शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है कि उसके अधीन जो न्यायालय हैं उनमें यदि कोई ऐसा विषय आया है जिसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो वह क्या कर सकता है कि उस अधीनस्थ न्यायालय से वह मुद्दा अपने पास स्वयं मंगवा सकता है। अगली शक्ति है अभिलेख न्यायालय की शक्तियां। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है वैसे ही हाई कोर्ट को भी प्राप्त है कि इसके जो निर्णय होंगे, कार्यवाहियां होंगी, सबको रखा जाएगा स्मृति में और उसका प्रयोग बाद में पूर्व उदाहरणों के तहत किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की तरह ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय इन सब के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति भी रखता है। अब हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय को किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें वही स्वतंत्रता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त है, जैसे उनकी नियुक्ति के संदर्भ में, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन आदि की सुरक्षा। इनका वेतन भी संचित निधि पर भारित व्यय है जिस पर बहस तो हो सकती है पर मतदान नहीं हो सकता। ऐसी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, आचरण पर बहस नहीं हो सकता। यह संसद में इनके आचरण पर बहस तभी हो सकता है जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चल रहा हो या महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो। कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र है यह। सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर रोक लगा दी गई है। स्टाफ नियुक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो यह उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता है। अब हम आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो उच्च न्यायालय के नीचे जितनी भी न्यायालय होती हैं उन सभी को हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। ध्यान रहे कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं, किंतु अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक दोनों ही नियंत्रण के अधीन होते हैं। संविधान के भाग 6 का शीर्षक है भाग 6 के अध्याय 6 का शीर्षक है अधीनस्थ न्यायालय और इसके अंतर्गत
अनुच्छेद 233 से 237 को शामिल किया गया है। अब इसी में देखते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के एकदम नीचे जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय आता है। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है और उसके पास सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल तथा अपीलीय अधिकारिता होती है। जब जिला व सत्र न्यायाधीश सिविल मामले देखता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब वह आपराधिक मामलों के दौरान देखता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। अर्थात सिविल मामलों को जब देखेगा तो जिला न्यायाधीश कहलाएगा, और आपराधिक मामलों को जब देखेगा तो सत्र न्यायाधीश कहलाएगा। और उसी के अनुसार जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय उनका नाम हो जाता है। इनके संवैधानिक उपबंधों पर आते हैं तो संविधान में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा के अन्य पदों पर नियुक्ति से। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण की शक्ति से। अनुच्छेद 236 कुछ तकनीकी शब्दों का अर्थ का स्पष्टीकरण दिया गया है, और अनुच्छेद 237 में राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियों की चर्चा की गई है। जो जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वह उससे पहले उच्च न्यायालय की सलाह लेता है। ध्यान रहे कि राज्यपाल के लिए यह सलाह मानना अनिवार्य नहीं है, पर नहीं मानने की दशा में ठोस और पर्याप्त कारण बताना जरूरी है। ऐसे ही जिला न्यायाधीशों से नीचे के पदों पर नियुक्ति राज्यपाल करता है, पर यहाँ पर वह राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सलाह लेगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो केवल उच्च न्यायालय की सलाह, लेकिन जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों की नियुक्ति करनी है तो उच्च न्यायालय के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग से भी सलाह उसे लेनी होती है। अब कोर्ट के पार्ट 3 को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले पार्ट में हम अधिकरण को समझेंगे, ट्रिब्यूनल्स, और उसके साथ में हम समझेंगे विशेष उद्देश्य न्यायालय। विशेष उद्देश्य न्यायालय का मतलब है जो बाल व किशोर न्यायालय है, जुवेनाइल कोर्ट्स, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, ऐसे ही कोर्ट मार्शल या सेना न्यायालय। तो इनके बारे में हम जानेंगे, और यदि संभव हुआ तो न्यायालय में नवाचार को भी हम अगले ऑडियो में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।